अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में सियासी माहौल तल्ख होता जा रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा सियासी सवाल है वो यही है कि क्या हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स मौजूद हैं या नहीं। क्या वज़ीर आज़म अभी ऐवान की अक्सरियत का एतमाद रखते हैं या नहीं। अपोजिशन के तरीके अदम एतमाद जमा कराने के बाद यह हुकूमत और अपोजिशन का 3.5 सालों में सबसे बड़ा सियासी मार्का है, जिसमें दोनों ही फरीकैन कामयाबी के लिए पुरएतमाद भी हैं और दावे कर रहे हैं। अगर किसी भी फरीक के पास नंबर पूरे हो चुके हैं तो ये जो अभी तक दो हो रही है ये क्यों हो रही है। ये जो मुलाकातें हैं इनके पीछे क्या मकासद हैं और क्यों बार बार मुलाकातें हो रही हैं। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इन दौरों और राब्तों में जो है वो इस कदर तेजी जो है वो क्यों आ गई है। और शायद सबसे बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि क्यों लहजों में इस कदर तल्खी आ गई है। पाकिस्तान की सियासत में तब तक कुछ हतमी नहीं समझा जाता जब तक कुछ हो ना जाए। अब अपोजिशन के दावे दुरुस्त हैं या हुकूमत खुशफहमी का शिकार है, ये बात नंबर सामने आने पर ही पता चलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में हैं, यहाँ पर गवर्नर, वज़ीर आला समेत मुख्तलिफ मेंबरान सूबाई असम्बली से वो खुद मुलाकातें करें। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग और MQM के दरमियान मुलाकात हुई। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM के वफ़द ने आसिफ जरदारी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। MQM के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर पर आज अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल देखने में ऐसा लगता है कि ये जो माहौल है ये अब मजीद कशीदा होता जा रहा है। वो ड्रोन हम समझते हैं ये हमारे लिए पैगाम था, ये मेरे वालिद के लिए, मेरे खानदान के लिए पैगाम था। उसके बाद कल वजीर आजम पाकिस्तान कौम के सामने खड़ा होके सदर जरदारी को बंदूक का धमकी देता है। बस ये अभी समझे, जितना भी समझना चाहे खान साहब, कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। इस सियासी सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि हुकूमत इस तहरीक अदम एतमाद का किस तरह से मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म मेंबरान पार्लियामेंट से तो मुलाकातें करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर आई कि वो जलसों का इरादा भी रखते हैं, जबकि अदम एतमाद के मामले को तकनीकी एतबार से भी PTI रही है। फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर ने करना है, वो बाइख्तियार हैं, जब चाहें इजलास बुलाएं। 172 लोग अपोजिशन ने लेके आने हैं असेंबली में। हमने जाहिर है कि लोग अपने जो हैं वो असेंबली में लेकर नहीं आने हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सारे सियासी ड्रामे हैं ये इस इवेंट से पहले पहले ख़त्म हो जाए। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपनी पार्टी का मैंडेट के खिलाफ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। इस तहरीके अदम एतमाद पर हुकूमत का सियासी और कानूनी लाहे-अमल क्या होगा, ये इशू नंबर 1 है। दूसरा इशू इत्तेहादियों का है जो मुलाकातें तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक वाज़ेह फैसला नहीं कर पाए। इत्तेहादी क्या फैसला करेंगे इस पर भी अभी कन्फ्यूजन है और इनका फैसला जो है वो तहरीके अदम एतमाद की सूरत हाल पर ऑब्वियसली असरअंदाज होगा। तीसरा जो इशू इस वक्त पोलिटिकल सिनेरियो में है वो पंजाब में तब्दीली के हवाले से, जिसकी अफवाहें तो गर्दिश करें लेकिन हुकूमती तर्जमान शहबाज गिल की तरफ से वाज़ेह तरदीद की गई। वफाक के साथ पंजाब जो है वो चैलेंज है या नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मुलाकातें और राब्ते करें। क्या पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को भी कोई खतरा है या नहीं, ये सवाल भी जो है वो इसी मंजरनामे से जुड़ा हुआ है। इन सवालों पर तो बात होगी, लेकिन साथ ही अब से कुछ देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम के मुहाफ़िज़ दस्ते अंसारुल इस्लाम की पार्लियामेंट लॉजेस में आमद पर हुकूमत को बड़ी तशवीश है, वहाँ पर भी एक तनाव की सी कैफियत है। ये क्या मामला है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली जो मेरे मेहमान हैं आज की इस डिबेट में मौजूद हैं मेरे साथ दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाक के वज़ीर मुमलिकत, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका भी। ये पहले मैं चाहता हूँ अंसारुल इस्लाम वाला जो मामला है ये क्योंकि अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है तो इस पर बात हो जाए, फिर जो तहरीके अदम एतमाद का इशू इस पे जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आप तो मकीन भी हैं पार्लियामेंट लॉजेस के, ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है और फिर इस पर आपकी राय क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जी मैं मिनिस्टर इनक्लेव में तो नहीं गया, मिनिस्ट्री के बाद मैं पार्लियामेंट लॉजेस ही रहता हूँ। तो सुबह से तो खैर मैं पार्लियामेंट में था, फिर स्पीकर साहब के साथ कोई मीटिंग्स में थी। शाम में गया हूँ तो देखा है कि वहाँ पुलिस की और जो हमारे MMA के जो MNA साहिबान हैं उनके दरमियान की बातचीत थी। तो मैंने भी उसमें कोशिश की कि इनको मैं कायल कर सकूं कि आप पुलिस के साथ ताउन करें, उन्हें अपनी पुलिस की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करनी है। जो इस पर जनरल बात है और जो मैं समझता हूँ सब लोग इससे एग्री करेंगे वो ये है कि
चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए अपनी हिफाजत के लिए तो उसके लिए पुलिस अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अपने अपने मलेशियाज बनाने शुरू कर दें या फिर उनको रेड जोन में ले आएँ तो उससे ज़ाहिर है वो एक मुनासिब अमल नहीं है, और वो एक तरह से स्ट्रेट टू चैलेंज करने वाली भी बात है कि अगर आपकी मलेशिया इस तरह से आएँ, चाहे उनका इंटेंशन सही भी हो, इनके मैं ही नहीं कहता उनका इंटेंशन गलत था किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, लेकिन इस तरह से अगर मलेशियाज आना शुरू हो जाएं और फिर पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ फैमिलीज रहती हैं, मैंने साहिबान उनकी फैमिलीज बच्चे वगैरह रहते हैं, और फिर रेड जोन है, आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, कैबिनेट डिवीजन है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, सारा एरिया यही है। तो मैं तो नॉट ओनली फॉर एमएमए या किसी भी, मैं कहता हूँ सब जमात सब लोगों को ये करना चाहिए कि मिलिशियाज रखना इज नॉट अलाउड, और उनको फिर रेड जोन में आप लेके आए और इस तरह से खौफ हरास की वो पहले, मैं समझता हूँ कि अभी भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ, उन्हें अपनी कार्रवाई जो है वो कर लेनी है। और वो अच्छा, मगर इस पे बड़े कन्फ्लिक्टिंग से जो है वो दोनों तरफ से जो है वो सुनने को आ रहा है। वो कहते हैं कि हमारे मेहमान आए हुए हैं और मेहमानों को अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए, पुलिस जो है वो इस और हुकूमत जो है वो इस मामले को और तरह से देख रही है। ये क्या है, क्योंकि आप थे वहां पर गए हैं, सलाउद्दीन अमीन साहब जो थे, मैं 1 2 3 4 मिनट मैं उधर ही था उनके साथ, फिर तो मैं चला गया। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू का ये था कि हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान तो वहाँ आते रहते हैं, ये चोई साहब हैं उनको इसका पता है, खुद भी यहाँ रहे हैं, मेहमान तो आते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन असल में जो फुटेजेस आज सुबह आए ना जी दोपहर के वक्त मेरे ख्याल में, उससे मामला ख़राब हुआ कि अगर इस तरह की फुटेजेस आए कि मिलिशियाज आई डोंट नो विद व्हाट इंटेंशन, लेकिन अगर वो आए हैं और जो सबने देखा है, बाहर भी गैदर हुए और अंदर भी आए फुटेजेस, मुझे तो पहले नहीं पता था, फिर मुझे वहाँ उन्होंने दिखाया कि फुटेजेस आई हैं, तो पुलिस अपनी अमलदारी करेगी, कानून अपनी अमलदारी करेगी। बाकी मैं समझता हूँ कानून सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी इनके लिए भी। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं एमएनए साहिबान की, जहाँ उनके बच्चे या आम अमला रहता है, वहाँ अगर मिलिशियाज आएंगे तो उससे क्या तासुर होगा। अगर किसी को पुलिस कस्टडी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सैंक्टिटी उसकी वो समझता है रिस्क है किसी भी वजह से, पुलिस में दरखास्त करे, पुलिस उसको एमएनए साहिबान को तो वैसे ही पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है और वो जगह वैसे भी काफी सिक्योर है, किसी को खतरा तो नहीं होना चाहिए वहाँ। ठीक, चौधरी मंजूर साहब, आप इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं? पहले देखिए, सियासत में अगर जहाँ तक सियासी बातों तक महदूद हो मामला तो वो और बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो अब मुझे नहीं पता, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये कुछ और आगे बात जाएगी तो पता चलेगा ये मामला असल में क्या है। लेकिन ये जरूर तासुर ये जा रहा है कि जैसे बातों से अब जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी और फिजिकल जो है वो स्पेस तक जो है वो आ गई, और वहां पर भी जो है वो अब ये मामला असरअंदाज हो रहा है। ये मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सामने चल रहा है अय्याज सादिक साहब का कि अगर किसी एमएनए को गिरफ्तार किया गया तो हम सारे गिरफ्तारी देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास इत्तला है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जाना था उधर लॉजेस में। अच्छा। तो वो नेचुरली उनकी सिक्योरिटी है, तो उनसे पहले उनकी सिक्योरिटी जाती है। जैसे हमारे बिलावल साहब या जदाई साहब ने जाना होता है तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी उनसे पहले जाती है। बहरहाल इस पे कोई एक फैसला कर लेना चाहिए। अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि हम किसी को यहाँ से निकलने नहीं देंगे, जो इतलात आ रही हैं, और ये भी इतला आ रही है कि डी चौक के अंदर वो जलसा करेंगे जिस दिन सुबह अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, और फिर इमरान खान साहब शायद लोगों को उधर बिठा दें और ताकि कुछ लोग एमएनएस को जाने ना दिया जाए, और स्पीकर साहब वहाँ पे कह देंगे कि नाकाम होगी। और फिर इस किस्म के जो इतलात आ रही, मेरे ख्याल इनको हौसले से सारा कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। आप जो कहते हैं लोगों के बारे में, जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, फिर उसका रिस्पांस भी होता है। बेहतर है कि इमरान खान साहब ना करें ताकि आगे से रिस्पांस भी ना आए। मेलसी में जो कुछ कहा फिर उसका शायद उतना रिस्पांस नहीं आया, लेकिन कल जो कहा, क्योंकि इसको आप रिलेट करें, जो कल उन्होंने थ्रेट दी कि मेरी बंदूक की नोक पे हैं आप या निशस्त पे बैठे हुए, तो ऐसी पीपल्स पार्टी ने इसको संजीदा धमकी इसलिए लिया है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी जनरल मुशर्रफ ने यही कहा था कि आप पाकिस्तान ना आए, मैं आपकी जान की गारंटी नहीं दे सकता। तो उस वक्त जैसे पिंडी में हुआ कि सारी सिक्योरिटी फिर पुलिस की विड्रॉ की गई, और उसके बाद हमलावर या जो भी थे उनको इजाजत दी गई कि वो ये सारा कुछ करें। तो पुलिस की सिक्योरिटी को विड्रॉ करना, वहां पे
उसको जाए हादसा को धो देना, ये सारी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये बिल्कुल उसी किस्म की धमकी है जरदारी साहब को दी गई है जो जनरल मुशर्रफ ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दी थी। तो इसलिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो आप बात कर रहे बहुत ज्यादा, ये अली मोहम्मद खान साहब, ये इसको हम एक पॉलिटिकल इस्तारे के तौर पर वो मैं उनसे पूछता हूँ। दो सवालात हैं। पहली तो ये कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, क्या तहरीक इंसाफ है, तो ये पार्लियामेंट के अंदर की नंबर गेम है, लेकिन क्या इसमें जलसा भी शामिल है, क्या इसमें एमएनए को रोकना भी शामिल है? क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी एक मरतबा एतमाद का वोट ले चुके हैं, मगर उस वक्त ये माहौल नहीं था। तो पहले में और अब में क्या फर्क है, ये क्यों हो रहा है? फिर मैं आप ये बात कर लीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल जो आपने जैसा पॉइंट रेज किया वो उस पर बात करें। 2-3 इशूज हैं पहले आपके। हाँ देखें, वोट डालना आईनी हक है किसी भी मेंबर का। ठीक, साथ में उसमें 3 ऑप्शंस हैं, या वो वोट डाल के सपोर्ट करता है, या अपोज करता है, या एब्सटेन करता है कि हिस्सा ही नहीं लेता। लेकिन ये राइट एक मेंबर को है कि वो डाले या ना डाले, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते हैं ना रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? हम जमहूरी लोग हैं। हाँ, जलसा एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और यहाँ पे होते रहें, तो हम उसके लिए प्लान हो रहा है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन प्लान हो रहा है। और प्लान यही हो रहा है कि उस दिन हमारे कारकुन आएंगे और यौम तशक्कुर मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो मुझे सीरियस एक इशू लगा है, देखें इमरान खान साहब ने स्पीच की है, पॉलिटिकल स्पीच है, ठीक है, उनके अल्फाज के चुनाव पे कोई एतराज़ कर सकता है, लेकिन जो उन्होंने बात की ना जरदारी साहब के हवाले, वो पॉलिटिकल बात है। जिस तरह लोग कहते हैं आप मेरे निशाने पे हैं, पॉलिटिकल बात ज़ाहिर है, उनकी ज़ाती तो कोई लड़ाई नहीं है। उसको मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने बड़ा नेगेटिव लिया है, उन्होंने पर्सनल लिया है, कोई इधर कोई मारने मोरने एक दूसरे को तो नहीं है। खान साहब ने तो एक पॉलिटिकल बात की है, जिस तरह एक सियासतदान दूसरे को कहता है। जो एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा था कि मैं पेट फाड़ के तो खींचूंगा, तो उनकी तो हुकूमत आई, उन्होंने तो नहीं किया। क्यों करेंगे? जाती तो काम नहीं है। ये तो एक सियासी बात होती है। उनका शहबाज साहब का मकसद ये था कि मैं आपके खिलाफ करप्शन के केसेस स्टार्ट करूंगा और आपसे करप्शन के पैसे निकलवाऊंगा। मेरे ख्याल में यही बात थी उनकी। उन्होंने नहीं किया, जब उनकी हुकूमत आई उनको शायद लगा कि अब उनको नहीं करना चाहिए, अपोजिशन में करप्शन की बातें करें, ठीक है, हुकूमत में आके ना करें। और क्या ये लकीर खींची जा सकती है कि कहां पर सियासी बात हुई है? एक चीज ने मुझे आज बड़ा यकीन करें, मैं एक तो मैं इसको कंडेम भी करता हूँ जो उनके लीडर बिलावल साहब ने बात की थी कि इमरान खान साहब ने एड्रेस किया है उन लोगों को जो उनके पॉलिटिकल हरीफ हैं। मौलाना साहब के बारे में बात की है, जरदारी साहब के बारे में, या शहबाज साहब या बिलावल साहब के बारे में। उनकी घर की खवातीन को एड्रेस नहीं किया। ये तो बड़ा एक कमजोर सा काम है कि आप जो सियासतदान है उनको या मर्दों को छोड़ के घर की बेज़रर खवातीन जो पॉलिटिक्स में नहीं है। फिर जो इल्ज़ाम बड़ा एक मैं समझता हूँ इंतहाई गंदा इल्ज़ाम लगाया बिलावल साहब ने कि फर्स्ट लेडी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो मेरे मुंह पे वो बात नहीं आती कि करप्शन का इस तरह से इल्ज़ाम लगा देना बगैर किसी सबूत के। आप पॉलिटिकल रहे हैं, जो खान साहब ने आपके खिलाफ बात की है आप उसे सख्त बात कर दें, खान साहब को कर दें, मुझे कर दें। लेकिन खवातीन के बारे में, फर्स्ट लेडी के बारे में ये बात जो है मैं समझता हूँ चोई साहब पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, ऑन कैमरा शायद ना कर सकें, लेकिन यकीन करें इनको भी उसका दुख हुआ होगा कि इस लेवल पे, घर की खवातीन के लेवल पे जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो नहीं जाना चाहिए। देखें लोग बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से एड्रेस किया गया उस पर सवाल कोई कर सकता है, लेकिन जो मौलाना साहब और उनकी तरफ से होती है कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को यहूदी एजेंट कह देना, इमरान खान साहब को जो वो कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस लेवल पे डी एस्केलेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन कम अज कम हम सियासत में घर की खवातीन और इन चादर और चार दीवारी इसको कम अज कम बाहर रखें। जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, जिनका पब्लिक लाइफ में कोई रोल नहीं है, घर के लोग हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दें, अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी पूछ लें कि जेयूआई का इस पर क्या मौकफ है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट लॉजेस में? मैं आज एबटाबाद में था, वहां से अपने रूटीन के मुताबिक चला हूँ। अभी रास्ते में ही था, बल्कि रास्ते में हूँ। मुझे बताया गया कि पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे वो रजाकार जो हाथ खाली और अपने एमएनए के सिक्योरिटी के लिए पहुंचे और कोई तकरार हुआ और उसी पर जो है वो सारा कुछ और पुलिस और आगे पीछे। अब वो मजीद सुना है कि कोई साद रफीक जख्मी हुए हैं या कुछ लोग इस तरह। तो अब मैं जा रहा हूँ लाजिश की तरफ, देखता हूँ फिर मैं कुछ कर। अच्छा, मगर ये क्यों, आपको क्या लगता है गफूर हैदरी साहब, ये सूरत हाल क्यों
सियासी जलसों में बातें वो एक और बात होती है, लेकिन ये मामला हमारे ये क्यों होते जा रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है हमारी तरफ से। देखिए, हमारे लाजिज में कई एमएनए रहते हैं, उनके सिक्योरिटी मसाइल हैं, 10-10, 12-12 गनमैन मुसल्ला रखते हैं। हमने तो कभी नहीं रखा। अभी भी जो हमारे रजाकार आए हैं उनके साथ कुछ भी नहीं है, चेक भी किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन इसको जवाब या बहाना बना के कोई मुश्किल पैदा की जा रही है, क्योंकि इधर से अदम एतमाद की तहरीक आई है और वहाँ जनाब वजीर आजम साहब जो है वो बुखलाहट का शिकार है। हमारी क़यादत को, हमारी लीडरशिप को गालियां देकर अपनी तस्कीन करता है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद आज मेरा जलसा था एबटाबाद में, काफी बड़ा जलसा था। आप उसकी रिकॉर्ड भी मंगवा के देखे। हमने कोई नाज़िबा अल्फाज नहीं कहा इमरान को। हम समझते हैं कि वो एक अजीब इंसान है कि उसकी उम्र शायद पूरी जिंदगी इस तरह गुजरी है गालम गलूच में। उसकी पूरी सियासत में भी एक ऐसे अंसर उनकी वजह से आ गया है कि न किसी बड़े की इज्जत, न किसी तरह किसी का एहतराम, सबकी पगड़ियां उछाली जाती है। मेलसी में जो हुआ, कल जो किया उसने खिताब, ये सारी चीजें आपके सामने है। कौमी क़यादत को गालियां दी। अब इस चीज को बहाना बना के और खामखा का एक मुश्किल, और यहाँ का सुना है कि आईजी साहब जो है वो उनके हुक्म पर आया है, शायद वो खुशनुदी हासिल करने के लिए। मगर अच्छा, ये है कि मैं जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा, अगर पुलिस ने साथ दिया तो उस मसले को हल करेंगे। मुझे मालूम नहीं सही। अच्छा, चले ये मामला ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए फोन पर साथ हैं, तो एक और सवाल मैं जाहिर बात है पूछना चाहता हूँ। मामला तो पार्लियामान का है अब्दुल गफूर हैदरी साहब, नंबर चाहे आपने करने हो, अपोजिशन हुकूमत ने करने हो, पार्लियामान के अंदर करने, लेकिन ये बाहर वाले जलसों का क्या मकसद है ऐसे मौके के ऊपर? और दूसरा, क्या अपोजिशन के सारे मेंबरान आपको लगता है पहुंच जाएंगे? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई बातें हो रही हैं कि जो है वो कोई तकनीकी तौर पर जो है वो पॉइंट आउट किया जा सकता है, डायरेक्शन दी जा सकती है स्पीकर को कि जो है वो पार्लियामानी लीडर ये ऐसा नहीं समझते कि उनके लोग जो है वो वोट डालें, तो हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से कोई वोट ही ना डाले या आ ही ना सके पार्लियामान में। नहीं, बुनियादी तौर पर तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना मतलूबा तादाद जो है हम पूरे करें। अच्छा, बाकी उनके मेंबर आते हैं नहीं आते, जिन्होंने हमें देना है वोट वो इनके कहने पर नहीं देना, उन्होंने हमें देना है, डंके की चोट पे देना है। अच्छा, और ये जो उनको डराने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, उसमें बुनियादी बात यह है कि ये वोट देने के बाद तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कही जा सकेगी। उसने किसी ने वोट दिया है, ठीक, न किसी का ऐसा इरादा है, उस इकदाम से पहले उनको डराने खौफजदा करने की बात है, बाकी उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर साहब, बहुत मेहरबानी। अब मैं चौधरी साहब, ये जो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो अली महमूद खान साहब बात कर रहे थे कि उनका वजीर आजम ने सियासी बात की है, तो क्या ये कहीं लकीर खींची जा सकती है कि जलसों में, अब देखिए क्योंकि तलखी तो बहुत होती जा रही है कि क्या सियासी बात है और क्या जो है वो धमकी है, कोई इसमें फर्क किस तरह से किया जा सकता है? एक तो फैसला इन्होंने खुद करना, हुकूमतें करती होती हैं, पहल या बिहेव जो होता है वो हुकूमतें करती हैं। और ये अपोजिशन में थे तो तब भी यही जुबान थी, अब हुकूमत में है। अगर आप 3.5 साल भी बाद भी कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्या आपने किसको छोड़ा है? आसिफ जरदारी को जेल में रखा, उनकी बहन को रात को हॉस्पिटल से उठाकर अपनी तस्कीन, पता नहीं कौन सी तस्कीन के लिए जेल में भेजा। मरियम नवाज जिस दिन जा रही थी, जिस दिन कश्मीर पे कब्जा हुआ है, वो मुजफ्फराबाद जा रही थी, उसको अरेस्ट किया। आप कहते हैं घर की खवातीन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने नुसरत शहबाज कोई सियासी खातून है, शहबाज शरीफ की बीवी, उसकी बेटी कोई सियासी खातून है, उन पे केसेस बनाए हैं, वो अदालतों में धक्के खा रही हैं। हमारे से कोई ये बात ना करे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को
हमारी ट्रेनिंग तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की है। अच्छा। बिलाशुबा वो बहुत बड़ी शाइस्तगी लेकर आई थी इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन कब तक, और बिलावल साहब ने आज कोई जाती हमला नहीं किया। जाती हमला होता है किसी के कैरेक्टर पे कोई हमला करना। प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो भी कितनी नकलें उतारते हैं, कितना मतलब लोगों को बिगाड़ के कहते हैं। हम तो नहीं उस लेवल पे अभी जा रहे, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप लोगों को गालियां देंगे और वापस आपको फूल भेजे जाएंगे, ये नहीं है। कितने दिन हो गए और कितनी तकरीरें हो गई हैं, उस दिन आपका पेट नहीं भरा जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब को जो आपने मेलसी में कहा कि कल आपने फिर वो शुरू कर दिया। सो ये है कि जब आप एक बात करते हैं तो आपके जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो तो आपसे 100 हाथ आगे चले जाते हैं। इसका एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी रही बात ये कि अगर इनके पास मेजॉरिटी है, अगर ये कहते हैं कि हमने किसी को जाने ही नहीं देना, तो ये तो फिर इस मुल्क के अंदर एक फस्तायत बात है भी या नहीं है। पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब भी देखते हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद आकर मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या वाकई हुकूमत ये सोच रही है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उस दिन जिस दिन तरीके अदम एतमाद पेश हो तो पार्लियामेंट ना जाए। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तहरीक अदम एतमाद, क्या हुकूमत तकनीकी तौर पर या कानूनी तौर पर कोई ऐसा फैसला लेने का इरादा रखती है कि जो हुकूमती कोई मेंबर है वो उस दिन पार्लियामान में ही ना जाए और जो है वो स्पीकर की कोई रूलिंग आ जाए? अली मोहम्मद खान साहब, आप पार्लिमानी अमूर के क्योंकि वज़ीर भी हैं सर, ये क्या वाकई ये कोई अंडर कंसिडरेशन है या इस बात पर कोई फैसला हो गया है कि उस दिन जो है वो कोई मेंबर पार्लियामेंट, हुकूमती पीटीआई का जो कोई रुकन है वो पार्लियामेंट ना जाए? आप भी वकील हैं, चौधरी साहब भी मामलात को समझते हैं। थोड़ा सा आपकी वजह से मैं आर्टिकल वो आइन का थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जो आइन वैसे हमने सारी किताबों में आइन को सबसे पीछे हमने सबने डाला हुआ है। जी जी, तो थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है। ओके, उसमें है 63(1)(a) का 63(a) का 1 का ए है, बी है वोट्स और एब्सटेन्स कि इफ अ मेंबर ऑफ अ parliamentary party composed of a single political party in the house votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to, फिर आगे वो लंबी डिटेल है। अच्छा, तो एक मेंबर को राइट है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक या वोट करे, इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तो जिक्र भी है, हक में या खिलाफ या एब्सटेन्स। हाँ। ठीक है जी। अब ये करना कि जबरदस्ती आप किसी को रोकें, वो ना मैं कर सकता हूँ, अच्छा। ना कोई कर सकता है, वो एक आईनी हक है। लेकिन आपकी डिफेक्शन क्लॉज आप पे अप्लाई कब होगी? डिफेक्शन क्लॉज आप पे अप्लाई तब होगी कि आपकी पार्टी आपको कहती है कि आप वोट करें, ठीक है, आप नहीं करते या एब्सटेन कर देते हैं, या पार्टी कहे कि एब्सटेन करें, आप एब्सटेन नहीं करते जाके वोट करते हैं, तो आप पे, लेकिन द मोमेंट यू डू दिस, जब आप करेंगे तब आप पे वो अप्लाई होना शुरू होगी, लागू हो जाए। जी। अब अगर कोई बाय फोर्स किसी को रोकता है, चाहे हुकूमत करे या अपोजिशन करे, वो तो किसी को अलाउड ही नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट है। ना हुकूमत का ऐसा कोई इरादा है कि हम किसी को जबरदस्ती रोके। हाँ, पार्टी डायरेक्शन है, एक लेटर चला जाएगा, एक डायरेक्शन चली जाएगी, अच्छा, तो जोर वाला आप एब्सटेन करें, जो एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक आपका एक राइट है, आईन में भी दर्ज है। फैसला हो गया मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया। अच्छा जी, कि ये लेटर जो है वो स्पीकर को लिखा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि, क्योंकि देखें थोड़ा सा मुझे एक मिनट और दीजिएगा, फिर जरूर फरमाइएगा। नहीं, ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत इस इशू को गिलानी साहब का हुआ इलेक्शन सेनेट का, तो अनएक्सपेक्टेडली हम तो समझ रहे थे कि हम उसको जीतेंगे आसानी से, लेकिन यहाँ जो माशाल्लाह से दरबार लगा रात को, जो खरीदो फरोख्त इनकी जमात के लीडरान साहिबान ने की, लोगों की ज़मीरों के सौदे वीडियोस पे चले, मैं हैरान हूँ, उस पर आज तक कोई कुछ हुआ नहीं है मोहतरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब वो सीट हम हारे तो कानूनी आईनी तौर पे कोई पाबंदी थी इमरान खान साहब पे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? कोई थी नहीं थी। अखलाकी तौर पे, और उस रात जब हारे हम इलेक्शन ना जीत सके, बनी गाला मैं भी था, लीडरशिप भी थी, इत्तेफाक से मैं भी वही था। खान साहब ने उसी वक्त कहा कि हम पे कोई कानूनी कदगा नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं अगर वजीर आजम हूँ तो मेरे पास अखलाकी जवाब होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स उठे थे ना कि भाई आपके बंदे, तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अच्छा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम पे ओनस था, हमने अपने बंदे पूरे किए। अब तो ओनस इनकी तरफ है, चौधरी साहब की तरफ, बंदे इन्होंने पूरे करने, बंदे इन्होंने पूरे करने। आपने ये कोई डिफेक्शन क्लॉज का कोई जिक्र नहीं था कर रहा, उस वक्त कोई ऐसे किसी वोट का जिक्र नहीं था कर रहा, अभी क्यों जिक्र हो रहा है?
क्या कुछ है, शक है कि कुछ लोग जो है वो आपके नंबर्स जो नहीं, हमें तो शक तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अपने मेंबरान पर हमें एतमाद है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखिए हुकूमत के सौजे होते हैं, हुकूमत को इतलात मिल जाती हैं कि माजी की तरह जरदारी साहब और मियाँ साहब के जो तिजोरियों के मुंह हैं, वो बाज़ इतलात के मुताबिक जो लोग हमें हमारी हुकूमती लोगों को इधर उधर से इतलात मिल रही हैं कि जनाब काम उन्होंने डाला हुआ है। नहीं, हमें अपने अपने अरकान पे एतमाद है। लेकिन कोशिश जो है अपोजिशन की तरफ से जारी है कि ज़मीरों के सौदे हों। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। जो है वो आप बतौर पार्लिमानी अमूर के वजीर के तौर पर ये लेटर जो है वो उसी दिन आएगा जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, ये पहले जो है वो आ जाएगा? कानूनी तौर पर जरा इसका कोई जो प्रोसीजर है वो जरा बताएं कि क्या होगा उस दिन। तो मेरे ख्याल में मेरी राय के मुताबिक तो बड़ा लेट हो जाएगा। इट हैज टू कम सम टाइम अगो। सो मेंबरान के उस दिन ऐवान में आने से पहले जो है वो ये लेटर, मेरे ख्याल में पार्लिमानी लीडर बेहतर समझते हैं कि कब वो खान साहब ने करना है, लेकिन मेरे ख्याल में पहले आएगा। अच्छा, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो है वो मेंबरान पर एतमाद है, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है तो उसमें एक सेफ गार्ड के तौर पर, इनकरेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अली, सेफ गार्ड के तौर पर जो है वो इसको रखा गया। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि आज मैं शेख रशीद साहब का बयान पढ़ रहा था कि और फिर उस पर आनी भी शुरू होगी कि बिल्कुल हम जलसा करेंगे, अपने कारकुनों को बुलाएंगे। अगर ये अपने कारकुनों को बुला लेते हैं, बाकी पार्टियां अपने कारकुनों को बुला लेती हैं पार्लियामेंट के बाहर, तो क्या होगा? जिस तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, वो पहल कौन कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली होने दें। अगर इनकी पार्टी के कोई लोग, आप किसी को हाउस में, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, आप किसी मेंबर को कोई रोक सकता है पार्लियामेंट में जाने से? कोई नहीं रोक सकता।